प्यारे विद्यार्थियों, हमारा न्यू टॉपिक आता है असामान्य आणविक अणुभार। असामान्य आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सामान्य अणुभार की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हो कि कोई भी परमाणु होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कोई भी कार्बन परमाणु की, परमाणु क्रमांक 6 और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो एक अणु या एक परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है उसे हम सामान्य अणुभार के नाम से जानते हैं। परंतु जब हम किसी पदार्थ को जल में या किसी विलायक में घोलते हैं तो आपको पता है जब किसी पदार्थ को जल या किसी विलायक में घोलोगे तो विलयन का निर्माण होता है। उस विलयन में उस विलेय पदार्थ का या तो आयनन हो जाता है घुलने पर, जैसे नमक को आप पानी में घोलो तो Na+Cl- में टूट जाएगा या तो आयनन हो जाएगा, या फिर उस विलेय पदार्थ का उसमें संगुणन हो जाता है, यानी कि कुछ अणु मिलकर आपस में बंध बनाकर जुड़कर एक बड़ा अणु बना लेते हैं तो उसका संगुणन होता है या फिर आयनन होता है, जिसके फलस्वरूप उस पदार्थ का वास्तविक अणुभार प्राप्त नहीं होकर जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें उसका वहां पर अणुभार या तो अधिक या फिर वास्तविक अणुभार से कम प्राप्त होता है। इसे हम असामान्य अणुभार कहते हैं। यानी कि असामान्य अणुभार का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से तो अधिक प्राप्त होना या फिर कम प्राप्त होना असामान्य अणुभार आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। कारण क्या होता है, अगर वियोजित हो गया तो एक से अधिक यहाँ पर वो भागों में टूट जाएगा और संगुणित हो गया तो वो जुड़ जाएगा, तो उससे ही वो वहां पर उस हिसाब से हमें प्राप्त, इसे समझना है हमें। तो देखो सबसे पहली बात आती है असामान्य आणविक द्रव्यमान या अणुभार। अगर वो आपसे पूछे तो अणुसंख्यक गुणों की सहायता से, अगर किसी पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हमने, पहला पढ़ा हमने वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा पढ़ा हमने क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा पढ़ा हमने हिमांक का अवनमन और फोर्थ पढ़ा हमने पराशर दाब। तो किसी भी विलयन में अणुसंख्यक गुणों का अगर आपको वास्तविक मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पर हमारे पास निम्नलिखित 3 नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। पहला, विलयन तनु होना चाहिए। अगर विलयन तनु है तभी आप उसका क्या कर सकते हो, अणुओं की संख्या की सहायता से उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हो। तो किसी भी अणुओं की संख्या की सहायता से आप क्या कर सकते हो, उसका अणुभार ज्ञात करना हो तो कौन से नियम, 3 नियम। पहला, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरा, विलयन राउल्ट के नियम की पालना करना चाहिए। राउल्ट का नियम अपन आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। फिर अगर आप विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलकर जो विलयन बना रहे हो उस विलयन में किसी भी विलेय पदार्थ का न तो संगुणन होता हो और ना ही वो वियोजित होता हो, तभी क्या होगा, वहां पर अणुसंख्यक गुणों की सहायता से आप उस पदार्थ का सही अणुभार ज्ञात कर सकते हो। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो वो आपसे पूछेगा कि अणुसंख्यक गुणों की सहायता से आप सही अणुभार ज्ञात कैसे कर सकते हो, आवश्यक शर्तें बताइए। तो पहली शर्त, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरी शर्त, विलयन राउल्ट के नियम की पालना करना चाहिए। तीसरी शर्त होती है हमारी कि विलेय पदार्थ का विलायक या विलयन में न तो संगुणन हो और ना ही आयनन हो। अगर वो 3 शर्तों का पालना करता है तो आप अणुसंख्यक गुणों की सहायता से उस पदार्थ का अणुभार सही से ज्ञात कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। लेकिन क्या होता है, यदि विलेय पदार्थ का विलायक या विलयन में यहाँ पर संगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए तो हमें उस पदार्थ का वास्तविक अणुभार प्राप्त नहीं हो कि उससे या तो अधिक प्राप्त होता है या फिर कम प्राप्त होता है। तो हम लैंग्वेज में क्या कहेंगे, यदि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर उसका वहाँ पर संगुणन या फिर आयनन होता है तो उससे वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके वास्तविक अणुभार में नहीं प्राप्त होकर या तो उससे अधिक या फिर उसका अणुभार उससे कम प्राप्त होता है वास्तविक अणुभार से। इससे ही हम जो कम या अधिक प्राप्त होता है वास्तविक अणुभार से उस पदार्थ का अणुभार असामान्य आणविक द्रव्यमान या अणुभार के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक आपके। अब देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हमने यहाँ NaCl, CaCl2, K4FeCN6 एक उपसर्जक यौगिक ले लिया। इन तीनों की हमने क्या ली, यहाँ पर 1-1 मोल मात्रा ले ली। तो तीनों की देखो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तीनों पदार्थों की मैंने क्या ले ली, 1 मोल मात्रा ले ली। अब इस 1 मोल मात्रा को मैं किस में घोल दूं, जल में। ध्यान देना, किस में, जल में। तीनों को ही क्या कर रहा हूं मैं, जल में घोलूं। तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, इसका आयनन हो जाएगा। जल में आप नमक को घोलोगे तो किस में टूटेगा, एक तो Na+ आयन में व दूसरा Cl- आयन में। यहां देखो ये Ca+2 आयन में और 2 क्या हो जाएंगे आपके पास, Cl- आयन हो जाएंगे। यहाँ 4 तो K+ आयन में टूटेगा व 1 टूटेगा यहाँ पर Fe
CN6-4 में। तो यहां पर देखो इसके कितने मोल प्राप्त हुए, एक मोल को जब जल में घोला अपन ने तो जल में ये आयनित होकर कितने मोल में टूट गया, 2 मोल में। तो आयनन के पश्चात कितने हो गए हमारे पास, 2 मोल इसके प्राप्त हो गए। इसके कितने हुए CaCl2 के, एक तो ये और 2 ही है, तो 3 मोल इसके हमारे पास प्राप्त हो गए। और इसके 4 और 1 कितना हो गया, टोटल मिला के 5 मोल प्राप्त हो जाता है। ये कोष्टक के अंदर वाला नहीं टूटता, इसमें प्रबल बंध होता है, केवल बाहर वाली संख्या ही इसमें आयनित होती है। अब देखो 5 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल और 5 मोल हमें प्राप्त हो गया। चूंकि एक सूत्र होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म या अणुभार, ध्यान देना, किसी भी पदार्थ का जो अणुभार होता है वो अणुभार उसके यहाँ पर अणुसंख्यक गुणों के या मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो अणुभार है उसके अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका अणुभार उतना ही कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। आप देखो इस हिसाब से यहाँ पर जब इसको जल में डालोगे तो इसके कितने मोल हो गए, 2 मोल आयनित हो गए, तो इसका आयनन हो गया। तो इसका जो अणुभार निकालोगे आप यहाँ पर, तो इसका अणुभार, वास्तविक अणुभार तो जो नमक का होना चाहिए, आप जानते हो कि 23, तो सोडियम का होता है, क्लोरीन का 35 होता है, 35.5, तो दोनों को जोड़कर जो भी आएगा वो वास्तविक अणुभार हमारे पास प्राप्त होना चाहिए। परंतु जब निकालोगे तो आपको इसका अणुभार यहाँ पर ज्ञात करने पर NaCl का वास्तविक पूरा प्राप्त नहीं होकर क्या होगा, इसका आधा प्राप्त होगा। आधा कितना, 1 मोल है, 2 मोल में टूट गया तो 1/2 प्राप्त होगा, 1/2 अणुभार प्राप्त होगा इसका। इसका 3 मोल में टूटा है एक पदार्थ, तो इसका 1/3। अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी उसका अणुभार उतना ही कम होगा विलयन में। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1/3 रह जाएगा, जो भी होगा उसका अणुभार। और इसका यहाँ पर अणुभार हमारे पास 1/5 रह जाएगा, इतना कम प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर मैं वापस से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली बात है असामान्य के आणविक द्रव्य। किसी भी पदार्थ में हम अणुसंख्यक गुणधर्मों की सहायता से उसके अगर सही अणुभार की गणना करना चाहते हैं तो विलयन 3 निम्नलिखित नियमों का पालन करता है। पहला, विलयन तनु हो, दूसरा विलयन राउल्ट के नियम की पालना करे, और थर्ड होता है कि विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर न तो उसका संगुणन होता हो और ना ही वो टूटकर आयनों में विभक्त होता हो। तभी क्या होगा, उस अणुसंख्यक गुणों की सहायता से हम उसका सही या वास्तविक अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। पहली शर्त कंप्लीट हो गई। यदि अब देखो एक स्पेशल कंडीशन क्या आती है, यदि विलय पदार्थ को जब आप विलायक में घोलकर विलयन बना रहे हो तो उस विलय पदार्थ का विलायक में जैसे ही घोलते हैं या तो आयनन, जैसे नमक को डालते हैं वो क्या हो जाएगा, Na+Cl- में टूट जाएगा जल में। तो यदि विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर उसका या तो आयनन होता हो या फिर अधिक अणु मिलकर एक अणु बना ले, संगुणन हो जाता है, तो उसका जो अणुभार है, वास्तविक अणुभार, वो क्या होता है, हम जब ज्ञात करते हैं तो हमें उसका अणुभार पदार्थ का वास्तविक अणुभार से या तो दुगुना अधिक प्राप्त होता है या फिर हमें कम प्राप्त होता है। तो वास्तविक अणुभार से किसी पदार्थ का अणुभार या तो अधिक प्राप्त होना विलयन में या कम प्राप्त होना संगुणन या आयनन के कारण, यही क्या कहलाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। हम एग्जांपल लेंगे NaCl, CaCl2, K4, FeCN6, हमने 3 एग्जांपल ले लिए। माना कि ये 3 पदार्थ है जिनकी 1 मोल मात्रा को हम जल में घोलते हैं। देखो NaCl, CaCl2, K4, FeCN6 की 1 मोल मात्रा ले ली सबकी, और इसको यदि मैं जल में आयनित करूं और यदि इनका आयनन 100% होता हो तो 100% आयनों में तोड़ दो इनका, तो ये किस में टूट जाएगा, जल में डालते हैं Na+Cl- 2 मोल में, ये एक Ca+2 और Cl- 3 मोल में, 4 तो K+ टूट जाएगा और ये 1 मोल ये रह जाएगा, तो 5 मोल। तो इनको जब जल में डालते हैं 100% आयनन होता हो तो इनके आयनन के फलस्वरूप क्रमशः 2 मोल, 3 मोल और 5 मोल हमें क्या होते हैं, आयन प्राप्त होते हैं। और चूंकि यहाँ पर जो पदार्थ के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म आप जानते हो, पदार्थ के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या पर निर्भर करते हो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म ये मोलों की संख्या, यही है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मान यानी कि मोलों की संख्या जितनी अधिक होगी ये व्युत्क्रमानुपाती अणुभार के, तो अणुभार उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ देखो इसके मोलों की संख्या अधिक हो गई तो अणुभार क्या हो जाएगा, कम। तो इसके मोलों को 2 मोल, 3 मोल और 5 मोल प्राप्त होते हैं, अर्थात इसका अणुभार जब आप जल में घोलोगे इसको तो इसका अणुभार, वास्तविक अणुभार का हमें केवल, देखो उल्टा है ना,
मोलों की संख्या बढ़ गई तो अणुभार घट जाएगा, तो इसका अणुभार वास्तविक अणुभार से 2 मोल है तो 1/2 प्राप्त होगा। इसका अणुभार वास्तविक अणुभार का 1/3 ही प्राप्त होगा, क्योंकि मोलों की संख्या 3 गुना हो गई। जितनी संख्या गुना बढ़ेगी उतना ही कम हो जाएगा उधर अणुभार, और इसका वास्तविक जो मापा गया अणुभार है वो वास्तविक अणुभार से 1/5 भाग ही हमें प्राप्त होता है। तो इनका अणुभार वास्तविक अणुभार से हमें कम प्राप्त होता है। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसी प्रकार हम यहाँ तक तो सारा हमने कर दिया। ये पूरा टॉपिक अगर आ जाए तो आप कर सकते हो 3 नंबर तक। अब एक क्वेश्चन आ जाते हैं इनके, कैसे आते हैं क्वेश्चन देखो। क्या कारण है कि एसिटिक एसिड आप पढ़ चुके हो, CH3CH को एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, का वास्तविक अणुभार तो 60 ग्राम प्रति मोल होता है, परंतु इसका जो प्रेक्षित अणुभार है, जो मापा गया अणुभार है, अपन मापते हैं जब तो हमें 60 प्राप्त नहीं हो, कितना होता है इससे दुगना 120 प्राप्त होता है। क्यों? इसका कारण पूछ रहा है वो आपसे। तो देखो एसिटिक अम्ल का अणुभार कैसे निकालोगे आप अच्छे से जानते हो। एसिटिक अम्ल में एक तो कार्बन है, अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। एक कार्बन का अणुभार कितना हो जाएगा, देखो 12, 3 हाइड्रोजन है ये, तो 3 का कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 3। एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 ऑक्सीजन का है यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है द्रव्यमान संख्या, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 32, प्लस एक हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी 1, टोटल मिला के हमारे पास 60 आ गया। तो एक एसिटिक अम्ल का अणुभार 60 प्राप्त होना चाहिए था वास्तव में तो, परंतु जब हम मापते हैं विलयन में एसिटिक अम्ल का अणुभार तो हमें दुगुना प्राप्त होता है। क्यों? यही चीज वो पूछ रहा है हमसे। तो देखो यही पूछ रहा है तो हम इसी को सोल्व करते हैं। जब एसिटिक अम्ल को किसी विलायक में घोला जाता है तो एसिटिक अम्ल के अणुओं के मध्य क्या होता है, 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पर समझो C, देखो संरचना बनानी है अपन को, CH3C, देखो CH3, इससे एक सिंगल बंध से कार्बन जुड़ रहा है। अब COOH की संरचना कैसी होती है ग्रुप की, COOH हो गए आपके पास CH3COOH, एक एसिटिक अम्ल तो ये हो गया। दूसरा एसिटिक अम्ल ले लो आप, ये CH3COOH बनाना है, तो इसमें ऑक्सीजन डबल बंध ऊपर था, इसमें अपन नीचे बना दे माना कि, तो ये बना दिया मैंने। अब ऊपर क्या बनाओगे, एक सिंगल बंध, तो ये भी क्या है यहाँ पर आपके पास, देखो वही है ना CH3COOH, उल्टा बना दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अणु तो ये एसिटिक अम्ल का एक ही है, दोनों में हाइड्रोजन परमाणु, देखो एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु और ये दूसरा ऑक्सीजन। जब एक हाइड्रोजन परमाणु 2 विद्युत ऋणी तत्व जैसे NOF के मध्य आ जाता है, तो एक के साथ तो सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है और दूसरे के साथ क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण से जुड़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बंधन डॉटेड रेखा से प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा बंध बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसके फलस्वरूप 2 अणु मिलकर एक द्विलक, डायमर बोलते हैं इंग्लिश में। तो चित्र क्या हो जाएगा हमारे पास, चित्र एसिटिक एसिड का डायमर द्विलक बन जाता है हमारे पास। तो 2 अणु यहाँ पर जुड़ जाते हैं। तो जब भी हम एक का प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो वहाँ हमें एक का नहीं बल्कि वो इस फॉर्म में पाया जाता है, तो दोनों का हमें एक साथ ज्ञात होता है। इसलिए 60 × 60 + 60 कितना हो जाए, 120 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो समझना, एसिटिक अम्ल का वास्तविक अणुभार 60 ग्राम प्रति मोल होता है, लेकिन जब एसिटिक अम्ल को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है तो एसिटिक अम्ल के अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण 2 अणुओं का क्या हो जाता है, आपस में संयोग होकर संगुणन हो जाता है। संगुणन मतलब पास पास आ जाएंगे बंध के आकर्षण का, संगुणन हो जाने से इसका द्विलक बन जाता है। फलस्वरूप हमें इसका अणुभार यहाँ पर प्रेक्षित अणुभार यानी कि मापा गया अणुभार वास्तविक अणुभार से कितना दुगना हो गया, तो दुगना प्राप्त होता है, 120 होता है। ये आपका आंसर आ गया। इसके अलावा भी देखो, ये इसका तो हो गया, इसके अलावा आपसे और भी वो पूछ सकता है। जैसे और में वो यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल ले सकता है, एसिटिक अम्ल की जगह फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। देखो यहाँ पर एक अगले एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ, फॉर्मिक अम्ल, एक तो ये हो गया, ऐसा इसमें होता है एसिटिक अम्ल में होता है और बेंजोइक अम्ल में होता है। अब ध्यान दो,
वो आपसे तीनों में से कोई सा भी दे सकता है। इसमें तो आपको थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना, बस यही क्वेश्चन आता है आपके और नहीं आते, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फोरमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल सब में क्या है, COOH समूह है। COOH समूह है तो सब में संगुणन हो सकता है, हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। तो फोरमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल में क्या होता है, यहाँ पर जब इसको विलायक में घोला जाता है तो अणुओं का संगुणन हो जाता है। संगुणन होने के फलस्वरूप क्या होता है, इनका वास्तविक अणुभार की तुलना में मापा गया अणुभार, प्रेक्षित अणुभार क्या होता है, हमें अधिक प्राप्त होता है। अधिक लिखोगे यहाँ दुगना नहीं, क्योंकि हर एक का यहाँ पर दुगना नहीं हो, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है तो अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन क्या है अधिक प्राप्त होता है वास्तविक अणुभार से। तो इनका भी आंसर ही हो जाएगा। एक को मैंने यहाँ पर सोल्व करवा दिया है जो आपके बुक में था। अब देखो यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद आता है कि वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है शब्द, देखो आयोटा, शब्द समझा देता हूं मैं, आयोटा। आयोटा को प्रतीक होता है, आय को ऐसे लिख देते हैं तो इसको आयोटा बोला जाता है। क्लियर है आपके। अब देखो वांट हाफ गुणांक को आयोटा से दर्शाते हैं। अब भाई वांट हाफ गुणांक है क्या वास्तव में, इसी चीज को तो अपन को पढ़ना है। तो वियोजन अथवा संगुणन की मात्रा, आप जानते हो किसी भी विलेय पदार्थ को द्रव विलायक में घोलोगे क्या तो उसका वियोजन होगा या फिर संगुणन होगा। वियोजन अथवा संगुणन की मात्रा के आधार पर विलयनों के यहाँ पर असामान्य अणुभार अगर आपको ज्ञात करना है, किसी पदार्थ का अगर विलयन में वियोजन या संगुणन हो रहा है और उसके आधार पर आपको असामान्य गुणधर्म, असामान्य अणुभार से आप क्या कर सकते हो, उसका अगर सही मान आपको ज्ञात करना है तो उसको समझाने के लिए वांटाप नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसमें वांटाप गुणांक आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा होता क्या है भाई, डेफिनेशन क्या बनती है, सीधी डेफिनेशन है, एक शब्द याद रखो आप, तो प्रेक्षित बटा यहाँ पर प्रेक्षित बटा सिद्धांतिक। देखो प्रेक्षित बटा सिद्धांतिक, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म में उसका प्रेक्षित मान तथा सिद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है, वांटाप गुणांक। तो डेफिनेशन बनती है अणुसंख्यक गुणधर्मों के, अणुसंख्यक गुणधर्म कोई सा भी हो सकता है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन हो सकता है, हिमांक का अवनमन हो सकता है, क्वथनांक का उन्नयन हो सकता है, पराशर दाब, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान दोनों का अनुपात ऐसे बटे में लिख देंगे अपन, क्या कहलाता है, वांटाप गुणांक कहलाता है। ध्यान से सुनना परिभाषा को, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्मों के यहाँ पर प्रेक्षित मान और उसका सैद्धांतिक मान दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वांटाप गुणांक आयोटा कहलाता है। अब चारों के लिए निकालेंगे, देखो आयोटा बराबर अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सिद्धांतिक कणों की संख्या। तो सीधी बात है, अणुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पे, मोलों की संख्या पे। तो अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित कणों की संख्या तथा सिद्धांतिक कणों की संख्या दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या होती है, देखो विलय के कणों की संख्या, कणों की संख्या निकालो, विलय पदार्थ को विलायक में घोल रहे हो तो विलय के कणों की संख्या का प्रेक्षित मान बटा विलय के कणों की संख्या का सैद्धांतिक मान, ये भी क्या हो जाएगा। मतलब सीधी बात हमारे पास आती है प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक। तीसरा आता है आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, किसी भी विलय को आप घोल रहे हो क्या तो उसका आयनन होगा या संगुणन होगा। तो आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या तथा आयनन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आयोटा हो जाएगा। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद रखना, ये क्या है आपके यहाँ पर काम नहीं आने वाले पर न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दी। अब ओवरऑल को कैसे लिख सकते हैं अपन, सारे अणुसंख्यक गुणधर्म को आयोटा बराबर, आयोटा मैंने क्या कहा है, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान तथा सैद्धांतिक मान का अनुपात क्या कहलाता है, वांटाप गुणांक आयोटा कहलाता है। तो देखो आयोटा बराबर डेल पी है यहाँ पर वाष्प दाब का अवनमन। तो देखो वाष्प दाब का जो अवनमन है, अपेक्षित अवनमन है, तो ये डेल पी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का प्रेक्षित मान तथा उसका सैद्धांतिक मान क्या कहलाएगा, वांटाप गुणांक। दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म क्या पढ़ा हमने, क्वथनांक का उन्नयन, तो डेल टी बी क्वथनांक में उन्नयन है तो क्वथनांक के उन्नयन का प्रेक्षित मान बटा क्वथनांक में उन्नयन का सैद्धांतिक मान बराबर। और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हिमांक में अवनमन डेल टी एफ, हिमांक में अवनमन का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान बटा बराबर। पराशर दाब के ले लो, पाई पराशर दाब का प्रेक्षित मान बटा पराशर दाब का सैद्धांतिक मान, ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर वांटाप गुणांक के नाम से जाना जाता है। तो ये फॉर्मूले हमारे हो जाए। तो वांटाप गुणांक का सीधा फॉर्मूला आपको क्या रखना है, प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, चाहे कोई भी हो। तो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक रखोगे तो वांटाप गुणांक आप न्यूमेरिकल में सोल्व कर सकते हो। परंतु ध्यान दो, यदि आपको वांटाप गुणांक कणों की संख्या के संदर्भ में है सारे के सारे, अगर जो आपके यहाँ पर बुक में दिए हुए हैं, परंतु आपके एक चीज बुक में नहीं दी हुई है, अगर आपको क्या करना हो कि वांटाप गुणांक का मान अणुभार के आधार पर निकालना होता है, ये फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है, सैद्धांतिक ऊपर चला जाता है, प्रेक्षित नीचे आ जाता है। तो देखो यदि अणुभार के लिए अपन को आयोटा का मान, वांटाप गुणांक का मान निकालना हो तो सूत्र क्या हो जाएगा, आयोटा बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको सूत्र, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आपके ऐसा आएगा जिसमें आप ऐसे कर दोगे ना तो आंसर ही गलत हो जाएगा। तो यदि अणुभार के संदर्भ में यदि अपन आयोटा का मान निकालते हैं तो सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित हो जाता है, क्योंकि उल्टा होता है। तो ये यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया।
अब देखो ये जब सब कुछ हमारे क्लियर हो जाता है तो अब इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। यदि आपके पास I का मान, देखो कंडीशन है यहां पर, यदि पहली कंडीशन आती है आपके पास I इज इक्वल टू 1 हो तो आयनन व संगुणन नहीं होता है। देखो अगर आपको यहाँ प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक निकालने पर आयोटा का मान कितना प्राप्त होता हो, 1 प्राप्त होता हो, तो विलेन में वे 1 का मतलब है जैसे 1 मोल अपन ने लिया और विलेन बनने के बाद भी करिए 1 ही मोल रहा, टूटा नहीं, तो क्या है पूरा का पूरा ही ऐसे कैसे ही, यानी कि अगर 1/2 गुणांक आयोटा का मान अपन को 1 प्राप्त होता है, यानी कि विलेय पदार्थ का विलेन में न तो संगुणन होता है और ना ही वियोजन होता है। फिर देखो आगे आप दूसरा, यदि आयोटा का मान अधिक हो 1 से हो तो ध्यान दो, आयोटा का मान अगर 1 से हमारे पास क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो 1 से देखो अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 मोल डाला था और टूट कर कितने मोल हो गए, 2, तो 1 मोल अगर आयोटा का मान 1/2 गुणा का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है अपन को मान, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयनन होगा। और अगर 1 से कम हो जाए, तीसरा केस, आयोटा इज लेस देन 1, 1 से कम हो जाए तो फिर आयोटा का मान घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखो 2 मिलकर 1 बना लिया, 1 मोल 2 मोल मिलकर 1 मोल बन गया तो घट जाएगा। तो आयोटा का मान 1 से कम हो तो विलेन में विलेय के अणु का क्या हो जाएगा, संगुणन होगा। ये 3 केस आपको याद रखने हैं। क्लियर है आपके पास, तो इस हिसाब से वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है। अब देखो यहाँ पर इन सबको समझने के बाद क्या हुआ, अणुसंख्यक गुणधर्म जो हम पढ़ते हैं 4 प्रकार के हैं तथा 1/2 गुणांक दोनों को सम्मिलित किया गया। अणुसंख्यक गुणधर्म में कुछ कमी थी तो उसके साथ साथ क्या हुआ, हम जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म को सीधे ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणन या आयनन हो जाता है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म और 1/2 गुणांक दोनों को सम्मिलित करके जो चारों अणुसंख्यक गुणधर्म थे उनकी समीकरणों को पुनः यहाँ पर नव निर्माण किया गया। तो देखो चारों समीकरण कौन सी हो जाएगी हमारे पास, उनको हम बना लेते हैं। चारों समीकरण आती है, पहली समीकरण क्या आती है अपने पास, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। देखो आपको वापस याद भी जाएगी, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या था, किसी भी विलयन का शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या था, वाष्प दाब का अवनमन। अपेक्षित में क्या कर देते थे अपन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे देते थे तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आ जाता था। और आपको पता है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता था, विलेय के मोलंस के बराबर होता था। हमने पढ़ा था वहां पे न्यूमेरिकल वहाँ डेरिवेशन में, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर था विलेय के मोलंस के। अब इसकी जगह वहाँ क्या कर देगा, मोल अगर विलेय का मोल जो है उसका विलायक में क्या हो रहा है, वहाँ पर संगुणन या वियोजन हो रहा है, तो उस आधार पर आयोटा का मान अपन ने जोड़ दिया, तो एक समीकरण ये बन गई। तो आयोटा जोड़ा है केवल क्योंकि संगुणन या वियोजन को बताता है जिससे उसकी संख्या वहाँ पर ज्ञात की जा सके। पहला हो गया। दूसरा क्या था आपके पास, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, देखो आपको पता है कि प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि क्वथनांक का उन्नयन डेल टी बी, टी का मतलब टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, डेल का मतलब अंतर। क्वथनांक में जो उन्नयन है प्रायोगिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। पता है आपको अच्छे से, समानुपाती का हटाया था तो बराबर का आ गया था, क्या आ गया था हमारे पास, के बी आ गया था, तो के बी एम ये आया था। तो ये तो दूसरी यहाँ पर क्या थी, क्वथनांक में उन्नयन की समीकरण थी। इस समीकरण में अपन को क्या करना है, यहाँ पर आयोटा जोड़ देना है। संशोधन या संगुणित या वियोजन हो रहा है अगर विलेय पदार्थ का, तो आयोटा जोड़कर इन्होंने दूसरी समीकरण प्राप्त की। तीसरा क्या था हमारे पास, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या था, प्रायोगिक रूप से सिद्ध हुआ है डेल टी एफ हिमांक में अवनमन किसके समानुपाती होता है, मोललता के। समानुपाती घटाएंगे तो क्या आ जाता था, के एफ मोलल अवनमन, सॉरी हिमांक स्थिरांक हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा, तो ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। हो गया। फोर्थ क्या था आपके पास, परासरण दाब। सबको पता है कि हमने परासरण दाब पढ़ा था। अब परासरण दाब में भी यही अपन को कोई नई चीज तो ही नहीं, तो परासरण दाब, परासरण दाब के लिए हमारे पास क्या आई थी, परासरण दाब की समीकरण थी पाई बराबर सी
आर टी आया था आपके वहाँ, देख लेना अगर कोई परेशानी आ जाए तो। पाई बराबर सी आर टी भी आया था। सी कहाँ से आया था, एन अपॉन वी की वैल्यू रखी थी अपन ने, तो यहाँ पर पाई बराबर सी आर टी। इसके आगे भी क्या लगा देंगे अपन, आयोटा लगा देंगे। तो इक्वेशन नंबर 4। इस प्रकार क्या किया गया, वान हाफ नामक वैज्ञानिक ने किसी भी विलेय पदार्थ का जब विलायक में घोलने पर संगुणन या वियोजन होता है तो उसके यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेक्षित अनुभार मापा गया अनुभार वास्तविक अनुभार से कहता है तो कम या अधिक प्राप्त हो जाता है। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, सारे यहाँ पर कौन क्या है, ये यहाँ पर क्या है, अणु के किसी भी विलयन में अणु की संख्या के अनुसंख्यिक गुणधर्म, या शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अनुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो अनुसंख्यिक गुणधर्म जो थे उनके मान में सब में आयोटा एक नया गुणांक जोड़ा गया जो उसके संगुणन या वियोजन को बताता है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आयोटा के आधार पर किसी का विलयन में संगुणन हो रहा है तो किसी का वियोजन हो रहा है, उसके आधार पर 2 डेरिवेशन व्युत्पन्न करेंगे अपन, जिनको नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉच मी।